प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। देखिए यूपी पुलिस एसआई एएसआई जो मिनिस्ट्रियल और कॉन्फिडेंशियल की भर्ती आई हुई है, उसके लिए हम आज से ये अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और इसमें हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और गहराई से। और यही क्लास हमारी कांस्टेबल में और जो यूपी एसआई सिविल की भर्ती आएगी प्लाटून कमांडर, उसमें भी, और यूपी के जितने एग्जाम है उस सभी में ये काम देगी। दूसरा जो एसआई का और एएसआई का सिलेबस है, उसमें इस चैप्टर का नाम हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं के नाम से दिया है, और बाकी में हिंदी भाषा मुख्य तथ्य के नाम से आता है। तो मैंने ये कंबाइन कर दिया और इसमें और गहराई से अन्य भाषाओं के बारे में भी बताने की कोशिश की है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, और सिलेबस के अनुसार ही कोशिश करेंगे कि क्रम वाइज ही हम ये चैप्टर खत्म करते चले, और पूरी हिंदी इसी तरीके से हम बहुत इजीली समाप्त कर लेंगे बड़ी सरलता के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं आज की हम अपनी पहली क्लास। क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट और मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ें पूरे मन से पढ़ें। आपकी सफलता, आपकी असफलता दोनों ही आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है, और असफलता से सीखना, जो इससे सीखते हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं और बहुत ही अच्छे पद पे भी विराजमान होते हैं। दूसरा, अभी जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक हो गया था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रद्द कर दी उसकी परीक्षा, और उसका 6 माह, आगामी 6 माह के बाद उसकी परीक्षा लेने का जो उन्होंने आदेश दिया है। तो हो सकता है मेरे अंदाजन कि श्रावण माह के बाद में सितंबर या अक्टूबर में, जैसे ही त्योहार से खत्म होंगे, तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि ले लिया जाए। तो इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, और जिन जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम थे वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, और जिन बच्चों के नंबर ठीक थे, जो अपनी तैयारी के बड़े अच्छे नंबर लेकर आए, 100+ यानी 95 से 105, 107, 108, 110 के बीच में पहुंचे, उन्हें और बेहतर करने का मौका मिला। तो अपने आप को बेहतर करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। और इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 3000 है। जिन्होंने कांस्टेबल की हिंदी पढ़ी है उनमें उन्हें लगेगा कि ये कुछ क्वेश्चन समान है, तो कुछ कुछ चीज़ों तक समान है, बाकी मैंने इसमें जो ऐड किया है वो अलग है। तो आप इसे पूरी को पढ़ें और पूरी वीडियो देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों ऐड किया है। सभी एग्जाम में काम आएगी आपकी। चलिए शुरू करते हैं। विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 3000। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? विशिष्ट या वियोगात्मक? भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं: बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ठीक है, बहुरूपीय परिवार का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है। हिंदी बहुरूपीय परिवार की ईरानी शाखा की भारतीय उपशाखा की एक भाषा है। ठीक है, भारतीय आर्य काल की भाषा क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईस्वी पूर्व चली, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कहा गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईस्वी चली, पाली या प्राकृत कहा गया। अभी एक क्वेश्चन आया था रेडियो ऑपरेटर में शायद, कि हिंदी की पहली अपभ्रंश वो पहली भाषा कौन सी है, तो उसमें शायद पाली आंसर दिया है उन्होंने। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जब जो क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी परीक्षा में आ जाता है उसे हमेशा याद रखेंगे आप। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी और हिंदीतर। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसे वैदिक संस्कृत कहा गया। वैदिक संस्कृत, छांदस, वैदिक संस्कृत कहा गया और छांदस कहा गया। छांदस किसने कहा? इसे यास्क और पाणिनि, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। संस्कृत भाषा
पाणिनि द्वारा लिखी गई 1000 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में पाणिनि जी ने इसका प्रयोग किया। मध्य भारतीय आर्य भाषा, प्रथम प्राकृत काल। देखिए प्रथम प्राकृत भाषा कुछ ऐसा ही सवाल था उसका, तो वो क्या है, पाली। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक ये चली। द्वितीय प्राकृत काल, इसमें प्राकृत भाषा आई, भगवान महावीर के सारे उपदेश हैं इसमें, और पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। तृतीय प्राकृत काल में अपभ्रंश शुरू हो गया और अवहट शुरू हो गया। अपभ्रंश क्या है, संक्रमण कालीन या संक्रांतिकालीन भाषा 500 से 1000 ईस्वी, और अवहट 900 से 1100 ईस्वी। अब जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसमें क्या क्या शुरू हुआ, प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी, मध्य हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी। जब आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो ये बड़े अच्छे क्रम से याद हो जाएंगे। प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी चली 300 साल, मध्य हिंदी 1400 से 1800 तक 1850 तक चली 450 साल, ठीक है, इसी में भारतेंदु जी आए थे। और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक, ठीक है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत, ये क्वेश्चन भी आया था, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, या शायद हिंदी की उत्पत्ति किस हुई है, अपभ्रंश से। तो उसमें मैंने खुद वो दिया था कि ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है, वो क्या उत्तर देगा इसका। हिंदी के इतिहास का आरंभ माना जाता है अपभ्रंश से। इन्हीं दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया था, उसका एग्जामिनर क्या उत्तर देता, लेकिन वो परीक्षा ही रद्द होगी। हिंदी का विकास क्रम है, देखो पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत अपभ्रंश, फिर अवहट आया, और फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आई। क्रम भी आप पूरी तरीके से याद रख लेंगे। हिंदी का अर्थ हिंद देश का निवासी या हिंद का। ब्रज साहित्य का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरण 1354 ईस्वी में। अवधि की पहली कृति कौन सी है, मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरका 1370 ईस्वी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों द्वारा सिंधु को हिंदू कहने से। अष्टचाप का जहाज सूरदास जी को कहा गया। बंगाल में प्रचारित ब्रज भाषा का नाम ब्रजबुली रखा गया। ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ, पूर्व मध्य काल में या भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा। अवधि का विकास किसने किया है, सूफी और प्रेम मार्गी कवियों द्वारा। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष किस में मिलता है, जायसी और तुलसीदास की रचनाओं में। मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र कहाँ था, मध्यकाल में ये उत्तर से बदलकर दक्षिण में चला गया था। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। संविधान में राजभाषा हिंदी का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, 8वीं अनुसूची में है, भाग इसका 17 है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी की बात या राजभाषा की बात की गई है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, ठीक है। इन 22 भाषाओं के बारे में ही अन्य भारतीय अन्य भाषाओं के रूप में पूछा गया, ठीक है। तो दुनिया के सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है भारत, जिसमें कुल 121 भाषाएं और 270 मातृभाषाएं, यानी अलग राज्य की या यूं कह लो अलग क्षेत्र की अलग मातृभाषा। जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, कोरवी या खड़ी बोली। जैसे आगरा मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज है। दूसरा लखनऊ अवध के पास में, अयोध्या जी के पास में जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ अवधी भाषा का क्षेत्र है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र के हिसाब से एक मातृभाषा है। बनारस से इधर आप चले जाओगे तो उधर भोजपुरी, उधर लग जाओ मैथिली, फिर बिहार में चले जाओ मगही मैथिली। तो इस तरीके से अलग अलग है। राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी, सोरसेनी, ये सब क्षेत्र के हिसाब से मातृभाषाएं बटी हुई हैं। तो इसी प्रकार 270 मातृभाषाएं और कुल लगभग 121 भाषाएं बोली जाती हैं। जो ज़्यादा फेमस है वो भाषाएं हैं।
तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय अन्य भाषाओं में इन्हीं के बारे में वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 राजभाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के रूप में सम्मिलित की गई है 8वीं अनुसूची में। दूसरा, मैथिली के बारे में आपको एक चीज याद होगा कि ये हिंदी की एकमात्र बोली है जिसे 22 भाषाओं में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, राज्य और आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, दूसरी राजभाषा जिसे जिसे मैंने पिंक कलर से किया है वो समझिए, वो इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन अधिकतर उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये पिंक कर दिया। ये भाषाएं जो है इस तरीके की कुछ भाषाएं, तो आप उसे याद, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु और अंग्रेजी चलती है, अरुणाचल प्रदेश में खाली अंग्रेजी चलती है, असम में असमिया, बोडो और बंगाली। देखो, राज्य क्या है, असम है, लेकिन यहाँ बंगाली भी बोली जा रही है। और बोडो, तो बोडो यहाँ की जनजाति है, तो उससे आपको याद रह सकती है। और असमिया असम से याद रखेगी। तो इस तरीके की जो भाषाएं हैं उन्हें हम पूरी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बिहार में हिंदी और उर्दू, छत्तीसगढ़ की हिंदी और छत्तीसगढ़ी। अभी रेडियो ऑपरेटर का एक क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी भाषाएं या कितनी बोलियां बोली जाती है, वो 93 बोली जाती हैं, ये याद रखिएगा। इसके बारे में मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर, छत्तीसगढ़ भाषा आयोग ने 93 भाषाओं को मान्यता दी है, लेकिन अन्य राज्यों के लिए ऐसे कोई आंकड़े मुझे प्राप्त हो नहीं सके, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पाया। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा तो आगे मैं किसी न किसी वीडियो में उसे ऐड कर दूंगा। इस क्वेश्चन के मद्देनजर ही मैंने वो ऐड करने की कोशिश करी थी। गोवा, कोंकणी, अंग्रेजी और मराठी। आपको पता है गोवा आखिर तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, तो अंग्रेजी और कोंकणी, और महाराष्ट्र के नज़दीक है तो मराठी। ये दोनों भाषाएं इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी। गुजरात में गुजराती और हिंदी, हरियाणा में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। पंजाब से अलग हुआ हुआ राज्य है, पंजाब के नज़दीक ही है, तो पंजाबी कुछ क्षेत्र लगता है, इसलिए पंजाबी भी यहाँ की राजभाषा है। हिमाचल प्रदेश में देखिए संस्कृत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद अन्य किसी राज्य में है नहीं। अभी उत्तराखंड ने किया था संस्कृत के बारे में, ले तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही है, तो इसलिए संस्कृत यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब झारखंड में देखिए आप, झारखंड में हिंदी तो है ही, कितनी इसकी मातृभाषाएं हैं अपनी जो राजभाषा के रूप में प्रयोग कर रहा है। अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, हो जनजाति भी पाई जाती है शायद झारखंड में, खरिया, खोरटा, कुरमाली, कुरुक, मगही, मैथिली, ये बिहार के नज़दीक होने के कारण है, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, संथाली और उर्दू। ये संथाली का वो सही कर लेना भाई, और उर्दू। तो इन्हें आप बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखेंगे। झारखंड में क्या क्या है, अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, हो, खरिया, कोरटा, कुरमाली, कुरुक, मगही, मैथिली, मुंडारो, नागपुरी, उड़िया, संथाली और उर्दू। देखो, आसपास के राज्य से ले लेंगे भाई, आसपास में बंगाल है, उड़ीसा है। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके से याद कर लेंगे। दूसरा, ये जो भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीनों क्या है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, और संथाली तो पूर्वी हिंदी की है। तो हमें पता चल गया कि पूर्वी हिंदी यानी बिहार के आसपास का क्षेत्र। दूसरा, पूर्वांचल जो जिसे हम बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके, तो इसलिए इसे ऐसे याद रख लेंगे। और ये हो, इसमें जनजाति पाई जाती है, मुंडारी, बिरसा मुंडा जी जो थे
वो मुंडा जनजाति है तो मुंडारी हो गया। ठीक है, नागपुर के पठार मिलते हैं उधर छत्तीसगढ़ में, शायद हाँ छत्तीसगढ़ में, तो नागपुरी हो गया। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही हम इसे याद रख लेंगे और उर्दू साथ में। अब कर्नाटक, कन्नड़ अंग्रेजी, केरल में मलयालम अंग्रेजी, मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, मणिपुर में मणिपुरी अंग्रेजी, मेघालय में अंग्रेजी के साथ साथ क्या है, खासो और गारो। देखो गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ की 3 पहाड़ियाँ हैं, जनजाति हैं, और यही दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, खासी और गारो। मिजोरम में मिजो यहाँ की एक जनजाति है और इसने इसे प्रथम, उनकी जो भाषा है, प्रथम राजभाषा के रूप में मान्यता दी है, मिजो। नागालैंड में अंग्रेजी, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में हिंदी। अब देखो सिक्किम में अंग्रेजी के साथ साथ नेपाली, नेपाल का क्षेत्र मिलता है। जब हमें ऐसे ऐसे जो ये सिक्किम पड़ेगा तो ये तिब्बत और नेपाल का क्षेत्र मिलता है, तो नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा, ठीक है, गुरुंग, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा और तमांग। ठीक है, शेरपा, नेपाली शेरपा भी होते, नेपाली में भी शेरपा पाए जाते हैं और सिक्किम में भी। तो ये सब क्या है, देखिए जो जहाँ की जनजाति होगी वहाँ उससे जुड़ी हुई जो भाषा होगी उस राज्य में जरूर बोली जाती होगी, क्योंकि हर जनजाति की एक अपनी अलग भाषा है। मैंने आपको बताया कि अक्षेत्र के हिसाब से, और वो क्षेत्र नहीं होता, अक्षेत्र होता है, क्षेत्र ऐसा बनता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप अपना उच्चारण सुधारने की कोशिश करें। तो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग भाषा होती है और हर जनजाति के हिसाब से अलग भाषा होती है। तो राज्य क्या करते हैं, जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं या जहाँ विशेष जनजाति पाई जाती है, उन जनजातियों की भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो सिक्किम में नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा, गुरुंग, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा और तमांग। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू, त्रिपुरा में देखो बराबर का राज्य है बंगाल, 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो बंगाली और कोक बोरोक। त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में हिंदी उर्दू, उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत। देखो मैंने आपको बताया था ना कि अभी उत्तराखंड ने भी संस्कृत के बारे में पास करा, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली और अंग्रेजी के साथ साथ नेपाली, उर्दू, हिंदी, उड़िया, संथाली, पंजाबी, कामतापुरी, राजबंशी, कुरमाली, कुरुख और तेलुगु। पश्चिम बंगाल में नेपाली, देखो नेपाली कहाँ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में भी है और सिक्किम में भी है। ठीक है, नेपाली, उर्दू, हिंदी, उड़िया, उड़िया झारखंड में भी थी, संथाली झारखंड में भी थी, पंजाबी पंजाब, हरियाणा और बंगाल में, कामतापुरी, राजबंशी, कुरमाली, कुरमाली भी शायद झारखंड में थी, कुरुख और तेलुगु। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आसपास के राज्य का जो है और जनजाति का वो फर्क पड़ता है, देखो झारखंड में भी, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हिंदी और अंग्रेजी, चंडीगढ़ की केवल अंग्रेजी, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की गुजराती, कोंकणी और मराठी। ठीक है, ये तीनों लगभग आसपास ही पड़े, लक्षद्वीप और दमन दीव के, तो गुजराती, कोंकणी और मराठी। दिल्ली हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। लक्षद्वीप मेरल, वो सॉरी मलयालम, लक्षद्वीप मलयालम, क्योंकि ये किसके नज़दीक पड़ता है, केरल के, और शायद इसका हाई कोर्ट भी केरल में लगता है। तो लक्षद्वीप की क्या है, मलयालम है। जम्मू और कश्मीर कश्मीरी डोगरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। लद्दाख में हिंदी और अंग्रेजी। पुदुचेरी में तमिल, फ्रेंच, देखो फ्रांस के कब्जे में रहा पुदुचेरी, उनकी मुख्य पट्टी थी, तो तमिल, फ्रेंच,
तेलुगु और मलयालम। याद रखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों की भाषाएं, मैंने आपको बता दी। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1936। फैजपुर अधिवेशन को ही राष्ट्रभाषा सम्मेलन कहा गया। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। विधानसभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा है? गोपाल स्वामी अयंगर और शंकर राव देव ने। राजभाषा के नाम पर कितने वोट पड़े थे? 78 हिंदी को पड़े थे, 77 हिंदुस्तानी को। आजादी से पूर्व समर्थन देने वाले और बाद में हिंदी का विरोध करने वाले सी राजगोपालाचारी, सुनीति कुमार चटर्जी, हुमायूं कबीर और अनंत श्याम अयंगर। हिंदी भाषा अक्षेत्र या हिंदी अक्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला? अम्बाड़ा से शुरू होगा, पश्चिम में अम्बाड़ा शुरू होगा और पूर्णिया बिहार तक। उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ से शुरू होगा और दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश। कुल 43% जनसंख्या है जो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। हिंदी भाषा का उपभाषाओं में वर्गीकरण किसने किया? 1889 में जॉर्ज गिरियर्सन ने। ठीक है। वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, गिरियर्सन ने भाषाई सर्वेक्षण शुरू किया 1894 में 1927। गिरियर्सन का कौन सी किताब लिखी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 1933। हिंदी में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। राजस्थानी, राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, ढंढाड़ी, मेवाती, मालवी। ठीक है। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। जयपुर, ढंढाड़ी और मेवाती कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। और मालवी दक्षिणी राजस्थान में। इसका क्षेत्र क्या है? राजस्थान। पश्चिमी हिंदी कोरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के पास। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां हैं। इसका क्षेत्र कहाँ तक है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है। बिहार में भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में कॉमन रूप से बोली जाएगी। पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल में। हिंदी की शुद्ध उपभाषा कितनी है? 2 है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। बोली से बड़ी है विभाषा और विभाषा बड़ी है भाषा। भाषा जो ज्यादा क्षेत्र में बोली जाएगी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी। भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी है। इसकी भी भाषा क्या है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। बोली हिंदी क्षेत्र की जितनी भी शेष बोलियां उन्हें बोली कहा जाएगा। कोरवी या खड़ी बोली लगभग 1.5 से 2 करोड़ आदमी बोलते हैं, मेरठ के आसपास का क्षेत्र। ब्रजभाषा लगभग 3 करोड़ लोग, मथुरा के आसपास। अवधी लखनऊ के आसपास, जैसे कि मैंने बताया पूर्व में। देश के बाहर अवधी भाषा फिजी में बोली जाती है और भोजपुरी बनारस के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। देश के बाहर भोजपुरी फिजी, मॉरिशस, गायना, त्रिनिडाद और सूरीनाम इन देशों में बोली जाती है। और भोजपुरी को इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर या भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा गया? भिखारी ठाकुर को। सिनेमा जगत की सबसे अधिक फिल्में किस में बने हैं? भोजपुरी में। अक्सर आप देखते भी होंगे। साहित्य की दृष्टि से सबसे अधिक संपन्न बोली कौन सी है? मैथिली है। 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली मैथिली है, वो मैंने आपको दिखाया अभी। भाषा जो भी जैसे मैं बोल रहा, ठीक है, और आप सुन रहे, तो ये भाषा है। लिपि किसे कहेंगे? दृश्य। जो ये लिखी हुई है ये दृश्य है, लिपि है। भारत की सभी लिपियां किस लिपि से निकली है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया? वैदिक आर्यों ने। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना कब मिला? 5वीं ईसा पूर्व बौद्धकालीन साहित्य में। ब्राह्मी लिपि के 2 भेद कहाँ हुए? गुप्त काल में, जहां उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी कहा गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। दक्षिण का प्रथम हिंदी प्रचारक महात्मा गांधी का सबसे छोटा पुत्र देवदास गांधी, मद्रास में। अखिल भारतीय लिपि के रूप में प्रथम हिंदी प्रचारक कौन थे? शारदा चरण मिश्र।
हिंदी हिंदुस्तान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र। देवनागरी लिपि के अन्य नाम क्या है? लोकनागरी लिपि और हिंदी लिपि। ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी है? गुजराती, मराठी और हिंदी। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर थे। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ। आंध्र प्रदेश इसके तहत पहला राज्य बना। क्योंकि रामुल्लू थे, 53 दिन बाद उनका मृत्यु हो गई थी, तो और तेज के बाद पंडित नेहरू जी ने आदेश दे दिया था। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली। बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित भाषा का क्या नाम था? ब्रजबुली। असम में ब्रजावली। अवधी भाषा का प्रचारित नाम क्या था? गोयारी या गोहारी। देखो, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखे जाते हैं? देवनागरी में। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाएगी। पंजाबी गुरमुखी में। उर्दू फारसी लिपि में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर, भारत में हुआ। शिवसागर इसके अध्यक्ष थे। शिवसागर कौन थे? मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। पहला भारतीय राजभाषा सम्मेलन कब हुआ? बनारस में, 13-14 नवंबर 2021 में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कब हुआ? 14 सितंबर 2023 को पुणे में आयोजित हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ 2023 पड़ा? नादी, फिजी में। साल 2023 में विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा के महत्व को भूले, यानी सभी लोग हिंदी बोलने लगे। 2024 में विश्व हिंदी दिवस का विषय क्या रहेगा? हिंदी का पारंपरिक ज्ञान, कृत्रिम बुद्धिता को जोड़ना, एआई। पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिता को जोड़ना। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी पर ही पहली बार विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी, 10 जनवरी को। ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी थी। और मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि मॉरिशस में अधिकतर लोग भारत के ही रहे, तो वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, बल्कि फिजी की तो राष्ट्रभाषा है हिंदी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953। ठीक है। समग्र देश की एकता हेतु हिंदी अनिवार्य है, राजा राम मोहन राय ने कहा था, क्योंकि अगर भाषा पृथक अलग अलग होगी लोगों की तो एकता बढ़ नहीं पाएगी। कोई अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानना, कोई अपनी भाषा को, और यही हो रहा है आजकल। आप लोग ये तो वर्तमान में देख भी रहे। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, महात्मा गांधी ने कहा। फिर भी यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं बनाई, जो महात्मा गांधी जी का विचार था वो भी नहीं हुआ, राजभाषा बना दी। मेरी आंखें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समग्र देश में एक भाषा देखना चाहती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हमारी राजभाषा है हिंदी और दूसरी है अंग्रेजी। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखेंगे। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा है हिंदी। मातृभाषा कह सकते हैं हिंदी। हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, ऐसा किसने विचार रखा था? लोकमान्य तिलक जी ने। हिंदी के प्रचार से द्वेष ईर्ष्या दूर होगी, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये वीडियो आज की आपकी पूरी हुई हिंदी एवं भारतीय अन्य भाषाएं, आप इसे देख लेंगे, इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। और ये हिंदी आप जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे और हमारी हिंदी कंप्लीट होगी, उसके बाद रिवाइज करके आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे, ये समझ लीजिएगा कि उस एग्जाम का 80% तो मात्र आपका है, मात्र आपका, जिसे कोई हिला नहीं सकता। प्लस में आपके जितना याद और जितनी तैयारी उसके हिसाब से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।
मिलते हैं अगली वीडियो में।